रैगिंग करी जाए। अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। जावेद साहब क्या होता है बता करो, इंटरव्यू पूछे हमसे, पूछा था अभी से का मतलब क्या, मैंने कहा स्नान करना, आसान। चलो, और इधर आपका नाम क्या पीछे? आप आ जाइए, इससे पहले क्लासेस ले रही हैं और टीचर्स की ज्योग्राफी वगैरह। चलो, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ अगेन। फर्स्ट आई एम अभिषेक मिश्रा, ठीक है, और मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, एनवायरनमेंट भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। बाकी और भी सब्जेक्ट के लिए मैंने डेमो नहीं दिया था। हम लोग जो है पॉलिटी में कवर कर चुके हैं आज वीडियो। बेटर, हम लोगों ने पॉलिटी शुरू किया था 1773 ऑनवर्ड, और हम लोगों ने वो चंद पूरा कर लिया। उसके बाद कितने लोग थे जो लास्ट लेक्चर में थे? चलो, 1947 तक हम लोगों ने माउंट बेटन प्लान से पूरा कर दिया था, और आज पॉलिटी का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रियम्बल, प्रस्तावना, ठीक है। जाके इससे पहले कोई बुक से आपने पॉलिटी पढ़ी है? बहुत पहले पढ़ी थी। कोई और ऐसा फेमस यूट्यूबर जिससे आपने पॉलिटी पढ़ी? इधर प्रियम्बल पता कुछ नहीं? नहीं सर, नहीं पता, तो आइए भी नहीं पता, पापा नहीं तो आ रहा है। चलो शुरू करो। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अपने पास A4 पन्ने की तरह इस तरीके से कोई भी एक पेज ले लो, उसकी एक साइड मार्जिन ड्रॉ करना, रबर और क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे कंटेंट लिखते चलना, ठीक है। मैं स्टोरी पहले बता दूं, नए बच्चे हैं जैसे जावेद और संध्या, मैं नरेशन के तरीके से पढ़ाता हूँ स्टोरी, और बीच में मीम्स और जोक्स का यूज करते हो, ठीक है। तो तुम लोग ऑफेंड मत हो जाना, कहीं पता चले संध्या घर जाकर के पंखे और रस्सी के बीच में पूरी पहना, ठीक है। मतलब कहने का ये कि बी कूल, अपना टेम्परामेंट अच्छे से रखना। अभी तुम लोग छोटे भाई बहन, ठीक है, कुछ तो बड़े भी हैं, तो मैं नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा बड़े अच्छे से, एक चीज होती है प्रियम्बल, सुना होगा सभी ने, प्रस्तावना सुना है, ठीक है। आसान कर देता हूँ, कोई भी अगर आप बुक लेते हैं, सवाल मेरा ये है कि कोई भी आप बुक लेते हैं, जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसका पहला पन्ना जो होता है अक्सर प्रीफेस लिखा हुआ होता है, प्रीफेस, और हिंदी में तो प्रस्तावना ही लिखा रहता है। कभी आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी? तो कोई बता सकता है सर प्रस्तावना है क्या, या क्या होती है प्रस्तावना? पहला मेरा क्वेश्चन ये, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है कि व्हाट, आखिर ये है क्या। और दूसरी बात, संविधान में इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? आज क्लास तो बसते आज जल्दी आओ। क्या नाम है? नहीं बच्ची कंफ्यूज हो गई अपने नाम से बैठे, और आपका लेट हो गए इसलिए लेट पास, क्या नाम? लेट पास क्या बैठ जाओ बेटा। हमारी आपको पहली बार क्लास ले रहे होंगे ना, तभी कष्ट। अरे मतलब समझ जाओ। प्रस्तावना शुरू कर दिया, भैया बताओ व्हाट इज, बताओ क्या है प्रियम्बल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रियम्बल? तो इंग्लिश में लिखा है, हाथ खड़ा करो फटाफट, सिर्फ अंग्रेजी में चीज। हाँ आलू बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या है बताओ। ये आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म हो जाएगा। अच्छा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा डेमो इसी को दो। मजाक क्या है प्रस्तावना? प्रयास करो, ऐसे इंटरेक्शन होना चाहिए आपस में। अच्छा, नेहरू जी ने संविधान लिया, चलो उस पर भी बात कर लेंगे। और कोई मेरी शॉर्टेज कंक्लूजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा का अनुच्छेद 32 को गाय लिखी। और इधर से कोई प्रस्तावना किसे कहते हैं, क्या काम होता है संविधान में प्रस्तावना? अच्छा, ये मूल ढांचा भी है, और क्या समझते हैं ना, पिछले साल उससे पढ़े हो गया। चलो वापस आओ। अच्छा, कितने लोग इस चीज को पढ़े हैं और इस चीज को लोगों ने पढ़ा है पहले से? ये सुना है किसी? अब देखो, संविधान सभा नाउ, अब ध्यान से, अब अटेंटिव हो जाना और अटेंशन से ध्यान से सुनना, ठीक है ना। होता यह है कि जब संविधान सभा गठित होने के बाद संविधान असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। उसके बाद पहले दिन जब लोग बैठते हैं तो 9 दिसंबर का दिन होता है,
ठीक है। 9 दिसंबर के दिन जब सभी सदस्य बैठते हैं तो उनके सामने एक समस्या आती है। समस्या ये आती है कि अब हम करें क्या। जैसे इस क्लास का एक शेड्यूल है, एक मैप है, मुझे पता है कि मैं पॉलिटी में आज ये टॉपिक पढ़ाऊंगा और आपको पता है आप लोग टॉपिक पढ़ने आए हो तो बैठे हो, ठीक है। या मैंने बता दिया आज मैं प्रियम्बल पढ़ाऊंगा, अब सब कुछ डिस्कशन प्रियम्बल के लिए होगा। तो संविधान सभा के सामने भी दिक्कत आई, एक समस्या आई कि ये कैसे पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तब 13 दिसंबर को 3-4 दिन गैप करने के बाद, यानी 9 दिसंबर वाले दिन जिस दिन पहला दिन था उससे 3-4 दिन के बाद 13 दिसंबर को नेहरू जी खड़े हुए, नेहरू जी खड़े हुए बैठे और जल्दी आप उल्ला भूमि बैठ लड़के कह रहे हमारे नाम नहीं आता है। उसके बाद भाई नेहरू जी जो 13 दिसंबर को खड़े हुए और उन्होंने कहा भाई देखो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करते हैं तक, ठीक है। तो वही वाली चीज हो गई कि नेहरू जी ने गाइडलाइन दे दी कि हमारे पास उद्देश्य क्या होंगे, हम संविधान कैसे बनाएंगे। आपको पता है सभी को कि संविधान बनके 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ, ये क्लियर है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमें क्या करना है उसी को कहते हैं प्रियम्बल। ये बात आई समझ में। अब कई लोगों ने पढ़ रखा होगा कि नेहरू जी ने जो 13 दिसंबर को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य का प्रस्ताव बोला था संविधान सभा में, आगे जाके वो प्रस्तावना में परिवर्तित हो गया, ऐसा लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो पूर्ण तरीके से गलत। ये एक अलग स्टोरी है और ये एक अलग स्टोरी है। कैसे करके समझो। तो आप लिख लेते हैं आलू, ठीक है। आलू की होती है मैरिज, अभी तो होगी, चलो अब स्टोरी ध्यान से समझ गए तो प्रियम्बल समझ जाओगे। होता ये है कि आलू की नई शादी होती है और शादी के बाद तुम सब लोग जानते हो घर वाले कहते हैं घर से बाहर चले जाओ घूमने, ठीक है। एक पीरियड होता है, हाँ आ जाओ साथ, बैठो बैठो साथ, पुराने बच्चे सब देर से आ रहे हैं। चलो प्रियम्बल चल रहा है साथ, ठीक है ना। अरे कोई बात नहीं, पता थोड़ी ना, वरना 10 पे आलोक की शादी, आलोक हाँ ध्यान दो, तुम्हारी शादी की चर्चा होती है। आलोक की शादी हुई तो आलोक ने मुझे फोन करा, सर यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। तो मैंने कहा ठीक है आलोक, मैं पहुंचा आलोक की शादी में। आलोक ने मुझसे पूछा सर कोई डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह बताइए। तो मैंने कहा तुम्हारा कितना बजट है, कितना खर्चा है, तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाओगे, फिलीपींस जाओगे, मनाली जाओगे, बोले सर नेपाल कैसा रहेगा। मैंने कहा ये भी ठीक रहेगा। तो होता क्या है कि आलोक ने पूरे दिन बैठ करके बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से एक लिस्ट बनाई। आलोक का प्लान था कि हम 1 मई 2021 को सर घर से निकलेंगे, ठीक है। और घर से निकलने के बाद फ्लाइट लेंगे, ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर लेखपाल, इसका नाम लेखपाल हम बोल दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, सोनालिका। तो भाई इधर देखो, उसके बाद आलोक ने प्लान किया कि सबसे पहले हम जाएंगे भाई फ्लाइट लेके जाके बरेली एयरपोर्ट से, वहां से फ्लाइट लेने के बाद हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हम निकल जाएंगे सीधा सिंगापुर। बहुत बढ़िया प्लान था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिंगापुर में, ध्यान से समझना स्टोरी, एवरीथिंग एज अ रिलेशन। इन्होंने कहा कि सर हम वहाँ 13 दिन रुकेंगे, 13 दिन रुकने के बाद मई चल रही है, उसके बाद हम 20 जून को आराम से बाइक के साथ घूम के वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, यह आलोक ने प्लान करा था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चला। तभी अचानक क्या हुआ, एक घोषणा हो गई कि 8 मई 2021 को सभी लोग अपने घर में आइसोलेट रहेंगे, लॉकडाउन घोषित हो गया। अब मुझे ये बताओ, आलोक को जब मैंने 20 जून के बाद फोन किया 21 जून को, तो आलोक मुझे ये स्टोरी बताएगा या कुछ और बताएगा? कुछ और बताएगा ना, मेरी बात ध्यान से समझना। जो आलोक ने सोचा था कि हम एयरपोर्ट पे जाएंगे, फ्लाइट लेंगे, नेपाल जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, सब जाएंगे, वो धरा का धरा रह गया, वो धरा का धरा रह गया क्योंकि लॉकडाउन आ गया। उसके बाद इन्होंने सारा समय अपने घर की छत पे बिताया, थाली बजाते हुए, आराम से सभी ने बजाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने सोच के चले थे कि ऐसा होना चाहिए, वो नेहरू जी का बना उद्देश्य का प्रस्ताव, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। लेकिन संविधान के अंत में जो स्टोरी पूरी हुई 2 साल 11 महीने 18 दिन में, जब समरी निकल के आई तो उसे हम बोलते हैं प्रियम्बल। बात आई समझ में या नहीं? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल एडॉप्शन की डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। जबकि प्रियम्बल स्टार्टिंग में बना था तो संविधान बनने से पहले ही क्यों प्रियम्बल की डेट आ गई? भाई उसकी डेट तुम रख देते 13 दिसंबर 1946, क्या जरूरत थी तुम्हें रखने की 26 नवंबर 1949? क्योंकि नेहरू जी ने एक रोड मैप दिया था कि हमें ऐसा 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 करना है, लेकिन असल में जो हुआ वो जाकर के बना तुम्हारा प्रियम्बल। तो एक क्लैरिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नेहरू जी का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वाज नॉट दी एक्चुअल प्रियम्बल। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलो फिर आगे बढ़ो।
आलोक बहुत बहुत बधाई। अब एक और सवाल, ये बताओ सबसे पहले किस देश ने प्रियम्बल अडॉप्ट करा था? ठीक है, पता है। और प्रियम्बल की भाषा हमने कहां से अडॉप्ट करी है? गुड। सवाल मेरा ये है, अगर आपसे कभी भी मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन प्रियम्बल एंड इंडियन प्रियम्बल, तो क्या बताओ? यानी भारत की प्रस्तावना और अमेरिका की प्रस्तावना में क्या अंतर है, ये कौन बताए? तो हमेशा याद रखना वही बेसिक डिफरेंस है कि इंडिया का जो प्रियम्बल था वो एट द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अडॉप्ट किया गया, याद रखना। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका ने प्रियम्बल स्टार्टिंग से उठाया और उसी को अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को ही प्रियम्बल में परिवर्तित कर दिया। बात आई समझ? यानी अमेरिका का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल है, हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और प्रियम्बल दोनों में डिफरेंस है। बात आई समझ? चलो आगे बढ़ो। ये थी फैक्चुअल जानकारी। अब आपसे एक गहरा सवाल पूछा जाएगा। किसी के पास प्रियम्बल हिंदी और इंग्लिश में नहीं है तो अपने मोबाइल में ओपन कर लो, हिंदी वाले हिंदी में ओपन कर लो और इंग्लिश वाले इंग्लिश में, क्योंकि एक बार प्रियम्बल पढ़ना होगा सभी को, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आज केबल लेके मतलब प्रोजेक्टर के लिए स्लाइड बना के लाया था। चलो इसमें भी ओपन कर लो। प्रियम्बल ओपन कर लो अपने मोबाइल में, सिर्फ लिखना है आपको प्रस्तावना या प्रियम्बल, लेकिन हिंदी लिख देना तो हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, आलोक जरा हिंदी का अंग्रेजी वाला पढ़ दो। आलोक ओपन हो गया अपन, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला अगले दिन पढ़ लो। पढ़ो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into, आगे पढ़ो। सोवेरेन डेमोक्रेटिक, अभी ओपन ही नहीं करा, अच्छा कर लो। संख्या भाई बढ़ाओ, उतनी ज्यादा संख्या, ज्यादा बच्चे ज्यादा चीजें दो। क्या बोलो है ना, तुम्हारे पास बोलो मुझे साल वाले फिर हो गया। इंग्लिश वाला आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आप अकेले ही। हाँ हिंदी वाला यही है। चलो अब ध्यान से सुनना, प्रियम्बल सबके पास हिंदी में ओपन होना चाहिए। प्रियम्बल है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा, नोट करना, संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। सवाल ये आता है सर, पूरे प्रियम्बल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने चीजें लिख दी, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे संविधान को आपको मोटे मोटे तौर पे अगर समझना हो तो सिर्फ आप प्रियम्बल की रीडिंग करोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान का प्रकार क्या है और संविधान करना क्या चाहता है। ठीक है, अभी देखिएगा आगे चल के आपको एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या हमारी प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इस पे नेहरू और मून का केस है, बड़ा फेमस, बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले जो ये आपका छोटा सा प्रियम्बल ओपन करा हुआ है, इसके अंदर मुख्यतः 4 वर्गीकरण होते हैं, 4 क्लासिफिकेशन होते हैं और प्रीलिम्स में ना इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, ये ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले डिफाइंड होता है स्रोत, सोर्स। कोई बता सकता है कि प्रियम्बल का स्रोत क्या है या प्रियम्बल ने किसे स्रोत बताया है? शाबाश, बी द पीपल ऑफ भारत के लोग। शाबाश। अब मुझे बताओ
संविधान बड़ा या संविधान की जगह लोग जो देश में रह रहे हैं वो बड़े? बताओ, गहरा लोग बड़े। लोग बड़े हैं पक्का? संविधान के अगेंस्ट लेकिन आप में से कोई जा नहीं सकता, आप तो कह रहे हो बड़े। जैसे आपका बना है कि आर्टिकल 14 चेंज कर दो, आ जाओ पल्लू बैठ, लड़का भी आ जाए, नाम ले दे। हाँ भाई बताओ, तो एक दिन जो है जावेद बोले आर्टिकल 14 को खत्म कर दो, स्क्रैप कर दो। तो मैंने कहा क्यों? बोले सर लोग बड़े हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पावर प्रियम्बल से। पर ऐसा क्यों? अब देखो तुम्हें मैं कहानी में ना बड़ा अच्छा ट्विस्ट देता हूँ, जिससे आज रात को थोड़ी देर तो सोचोगे वो आदमी कौन था। ये जो हम भारत के लोग लिखा हुआ है, इस पर जरा एक बार विचार करना बहुत अच्छे से। संविधान किसने बनाया पहले बताओ, बड़ा बेसिक। हु मेड योर कॉन्स्टिट्यूशन? मेरा सवाल ये है, संविधान किसने बनाया? वेरी गुड वेरी गुड, किसने कहा? संविधान सभा। अच्छा, संविधान सभा किसने बनाई? अच्छा, इंडिया के लोगों ने बनाई, कैबिनेट मिशन। गुड। और बजाज बिल्कुल ठीक का एक मिशन आया था। अच्छा, ये कैबिनेट मिशन कौन लेके आया था इंडिया में? चलो आसान कर दूं, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है संध्या से कि संध्या ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा और बताइएगा कि आप लिख रहे हो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तुम्हारा संविधान जो है वो दिया संविधान सभा ने, संविधान सभा बनी कैबिनेट मिशन से, कैबिनेट मिशन आया ब्रिटिशर से। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई वहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखने की? सवाल तो ये है, तुम्हें अप्रूवल जो मिला वो तो ब्रिटेन से मिला, ब्रिटेन की सांसद ने तुम्हारा ड्राफ्ट देखा, पास किया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई इस स्रोत में हम भारत के लोग लिखने की? कहा गया था, किसमें कब कहा गया था? 1900 इसमें? अच्छा, क्या कहा गया? ये कहा गया था आप संविधान अपने हिसाब से बना सकते हैं। अच्छा, और जैसे जैसे चाहो वैसे रूप में तैयार कर सकते हो। अच्छा, 1935 में बोला था। अच्छा ठीक है, और मतलब जैसे चाहो आप संविधान सभा भारत के लोगों द्वारा बनाई जाएगी। जब भारत के लोग थे तब भले ही बनाया कैबिनेट ने था, सब भारतीय लोग थे। मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपका उत्तर गलत है। और कोई प्रयास? सोवेरेनिटी, संप्रभुता। अच्छा, और कोई जवाब? इसी को लगता हूँ अखंडता गलत। मेरा सवाल सिंपल सा है कि वहाँ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तुम्हारा संविधान बनाने का अधिकार तुम्हें संविधान सभा से मिला, संविधान सभा कैबिनेट मिशन से आई, और कैबिनेट मिशन ब्रिटिशर्स ने तुम्हें भेजा था, पैट्रिक लॉरेंस और ये सब आया था ना, सबको पता होगा। तो जब उन्होंने आकर के तुम्हारी संविधान सभा बनवाई, उन्होंने इलेक्शन कराया, सब कुछ उन्होंने कराया, और डिसाइड भी ये हुआ था कि जिस दिन तुम अपना संविधान बना के लागू कर दोगे उस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 खत्म हो जाएगा। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने लिख दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया? कैसे 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 बताओ? दिस इज कंसेप्ट। यहाँ तक स्टोरी समझ में आ रही है? इससे पहले समझ में आ गया? थोड़ा बहुत समझ में आया? आप बताओ। आप सोच रहे हैं मृदा काली क्यों होती है गुजरात में? हाँ, इतनी बात समझ में आई। तो इसके लिए तुम्हें भैया थैंक यू कहना पड़ेगा द ग्रेट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि ऐसा था जब ड्राफ्ट बनके ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाना था। ये बड़ा अच्छी स्टोरी है, और ये सब मैंने कहाँ से चुराया? तो ये पार्लियामेंट की जो डिबेट्स होती है, डिबेट्स तो जो पढ़ोगे नहीं आप, वहीं से डिबेट में सब कुछ मिलता है। तो डिबेट के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये दिया गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या करा, जब उनके सामने ड्राफ्ट यानी मसौदा बनके तैयार हो गया तो उन्हें वो भेजना था वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, या पास कराने के लिए उस बिल को ब्रिटेन की संसद में। अब जब ब्रिटेन की संसद में भेजा गया तो उन्होंने भी मेरी तरह क्वेश्चन पूछा सब लोगों से संविधान सभा में कि हमारी संविधान सभा ऐसे 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 बनी, अगर हमने इसको भेज दिया तो वहां से ये अप्रूव हो जाएगा, लेकिन ये ठप्पा लग के आ जाएगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया नहीं, आई द क्वीन ऑफ इंग्लैंड अलाउ यू टू यूज द कॉन्स्टिट्यूशन फला फला तारीख। और ऐसा है भी, कई ऐसे देश है जो आज भी कॉलोनी है ब्रिटिशर्स की, आपको जान के ताज्जुब होगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस बात को जानते थे, उन्होंने जानबूझ करके कॉन्स्टिट्यूशनल एरर कर दिया। अब ये एरर क्या था? उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया वो ड्राफ्ट उन्होंने वहाँ भेजा ही, और जब उनसे कंटिन्यूसली बार बार ड्राफ्ट मांगा गया कि भेजो भेजो भेजो, तो उन्होंने कहा कि तैयार नहीं करेंगे, और उन्होंने यूनैनिमसली यानी सभी के द्वारा स्वतंत्र और बहुमत रूप से अपने संविधान में प्रस्तावना को भी कह के भी पारित नहीं हुई, बाद में पारित कर दिया।
तो आपको इसके पीछे लॉजिक समझ आया होगा कि ग्रेट विजनरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का क्या विजन था। उन्हें पता था कि हमारे भारत की प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह कोई लिख जाएगा और जीवन भर भारतीय कहते रहेंगे कि हमें तो आज़ादी ली तो मिली है, जो आज कहते हैं। सुना होगा ना इस पर। चलो, तो सवाल ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से आया। बात आई समझ में? ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे संविधान के अंदर स्रोत जो है, शक्ति है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है। लेकिन ये शक्ति जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है वो तुम्हें दी कैसे गई है पता है? कैसे दी गई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि हर 5 साल में तुम दोगे, अगर तुम चाहो किसी को वोट ना दो, किसी प्रतिनिधि को ना पहुंचाओ, तो कोई संविधान सभा बनेगी क्या? नहीं बनेगी, खाली एक ही रह जाएगा, पार्लियामेंट का अपर हाउस, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने वी द पीपल ऑफ इंडिया को इसलिए दिया क्योंकि लोगों को ये अधिकार होना चाहिए कि हम पे कौन रूल करेगा, हमारे लिए कौन नियम बनाएगा। बात आई समझ? सिंपल सा बात है। अब बढ़ते हैं आगे, इस एक चीज को कट कर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई डाउट? कोई समस्या? भाषा समझ आ रही है हिंदी अंग्रेजी? पीछे इधर संध्या सोनाली, अच्छा संध्या तो आ गई, शिवांगी। नाउ अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में प्रियम्बल के नेचर की। ठीक है, तो ये बता सकता है कि प्रस्तावना में नेचर कहां पर वर्णित है? नेचर का मतलब प्रकृति। हमारे संविधान की क्या प्रकृति रहेगी ये भी प्रियम्बल में लिखा है। कैसी प्रकृति है संविधान की? वो है समाजवादी, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर क्या प्रकृति है हमारे प्रस्तावना में लिखी हुई? संविधान की प्रकृति मतलब हर चीज की प्रकृति होती है ना। जैसे मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, सफर के लिए काम आती है, उसमें लगे जो भैया जॉन ग्राम उठाई क्या प्रकृति है? बताओ, कोशिश करो, भले गलत उत्तर दो। धीरे समझ आ रहा थोड़ा बहुत? अब कई दिन के बाद तुम लोग मिले हो ना, तो तुम्हारे अंदर कोई स्पार्क नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? अब देखो भैया हिंदी वालों, प्रकृति इसकी जो लिखी हुई है, सबसे पहली लाइन जो पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है प्रभुत्व संपन्न। इंग्लिश में इसे कहते हैं सोविरिनिटी। अभी मैं सबके मतलब बताऊंगा कि सोविरिनिटी क्या होती है। दूसरा है समाजवादी, नॉट दैट पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ मतलब है सोशलिज्म। ठीक है। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब मैं अगर प्रियम्बल पढ़ूं तो मैं ऐसे पढ़ूंगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इसके बाद नेचर पढ़ूंगा। तो मेरे नेचर जो पढ़ने में और आपके नेचर पढ़ने में डिफरेंस आएगा वो ये है कि नेचर 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं कोई बता सकता है? सोशलिस्ट और कौन कौन से होंगे बताओ? सोवेरेन, हाँ बताओ क्या होगा? गुड, समझ लो। सोवेरेन, और इसके बाद कौन सा आएगा? डेमोक्रेटिक इसमें आएगा। सोवेरेन, डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक साथ आएगा। इसलिए मैंने कहा प्रियम्बल ओपन कर दीजिए, लाओ तुमने फोन भी लेके जा सकते हो। ये लिखा है, पढ़ो, बताओ यार। अब आप सभी को एक बात पता होगी कि प्रियम्बल के अंदर एक संशोधन किया गया। ये पता नहीं बताया, अमेंडमेंट किया गया प्रियम्बल के अंदर। अमेंडमेंट का मतलब कि कोई ओरिजिनल चीज में कोई चीज एडिटिंग कर देते, ठीक है। जैसे वही इंस्टाग्राम पे डीपी तुम लोग प्रोजेक्टर की केबल नहीं, चलो पहला स्लाइड 1976 में गवर्नमेंट की कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस गवर्नमेंट की लीडर थी, ठीक है। उन्होंने प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द डाले थे। कौन कौन से 3 वर्ड थे बताओ? सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक। वाह, ठीक है। इसका मतलब ये था, मेरा सवाल आपसे सिंपल है, आ जाओ। बड़ा लेट हो गया, अच्छा अभी 10 बजे बैठ ना। सवाल आप लोगों से फिर मेरा बहुत क्लियर है, बैठ जाओ सुनो, सब सवाल पूछता हूँ। क्या जरूरत थी प्रस्तावना के अंदर 1976 में ये 3 शब्द डालने की? मेरा सवाल आपसे ये है
कि प्रस्तावना में इंदिरा गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द डाले थे। वो ये थे सोशलिस्ट हो गया यानी समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ओरिजिनल प्रस्तावना थी जो चली आ रही थी 76 से पहले, 1976 से पहले, क्या जरूरत थी उसमें ये 3 शब्द डालने की? सवाल मेरा आपसे ये है। बताओ पहला तो क्या लगता है आपको, ग्रेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो प्रियम्बल था बनाया हुआ, क्या उसमें 3 शब्द सच में रह गए थे, या फिर जो है कांग्रेस और ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट थी जो सोच के चलती थी कि नहीं और भी ज़्यादा चीज़ें डाली जा सकती? क्या लगता है आपके विचार? बैठ के बताओ आप। हाँ, सवाल समझ गए? प्रस्तावना के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये 3 शब्द डाल दिए। मेरा सवाल ये है कि ये 3 शब्द क्यों डाले, इसके पीछे क्या लॉजिक था, और क्या ये 3 शब्द जस्टिफाई करते हैं प्रियम्बल को? क्या आवश्यकता थी 3 शब्दों को डालने की? बताओ भाई, दिमाग लगाओ। हाँ बताओ। और 1976 से पहले सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये ठीक है ना? अगर ओरिजिनल प्रियम्बल की बात करें तो उसमें ऐसे 3 शब्द नहीं थे। उसमें लिखा था संप्रभु, ठीक है, या आपने लिखा संपन्न संप्रभुत्व था, लोकतांत्रिक गणराज्य था। लेकिन क्या जरूरत पड़ी थी समाजवादी शब्द उसमें डालने की? दूसरा शब्द ये था कि पंथ निरपेक्ष और तीसरा था प्रतिष्ठा। क्या प्रियम्बल में ये 3 शब्द डालने की आवश्यकता थी या नहीं? उतने लोग सहमत है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने सब ठीक करा? वैसे तो अगर बात करें तो प्रियम्बल ने लेटेस्ट चीज़ें बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन चीज उन्होंने जो अमेंडमेंट के बाद जो चीज़ें उन्होंने डाली हैं वो अभी तक उनको हटाया नहीं गया, उनको दोबारा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वैसे थे कि सही भी था एक हिसाब से। चलो ये आ गए सही की साइड, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। सर, इसका आंसर सही और गलत में नहीं दिया जा सकता। अच्छा, मतलब इसका बहुत सब्जेक्टिव आंसर है। ये एक्सपीटी की एक्सपीटी सही, वाह गुड। मतलब उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी, जैसे उन्होंने नेशनलाइजेशन किया था बैंक का और ये सारी चीज़ें, तो इंदिरा गांधी ये शो करना चाहती थी कि हमारी जो गवर्नमेंट का मोटिव है या कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव है वो समाजवादी ज़्यादा है, तो इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया। रही बात इंटीग्रिटी की, तो जैसे एकता तो उसमें लिखा ही है, एकता एक मतलब मनोवैज्ञानिक फिनोमेना हो गया। इंटीग्रिटी एक लैंड को जोड़ के मतलब वो फिनोमेना हो गया कि भारत की जो लैंड है वो अलग नहीं हो सकती। अच्छे समझा रहे हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तीनों वर्ड जोड़ना जस्टिफाई। चलो जस्टिफाई के साथ रखो। और कोई इधर जैसे पढ़ा हो कभी प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए, चलो मैं पूर्णतः इन तीनों शब्दों के जोड़े जाने का खंडन करता हूँ। अब ये तुम डिसाइड करना कि ठीक है या नहीं, सही है? आपने अपनी सोच और विचारधारा है, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक लेके जाऊंगा जहाँ पे तीनों शब्द ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। ओरिजिनली प्रियम्बल के अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे आपने भी हिंदी में पढ़ा और इंग्लिश में भी पढ़ा, सबसे पहला शब्द आता है सोवेरेन, यानी कि संप्रभु। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संप्रभुता क्या है? कोई बता सकता है सोवेरेनिटी क्या है, संप्रभुता क्या है? बताओ। संप्रभुता वो है कि हम जो फैसले लेते हैं उन फैसलों के बीच में किसी का भी इंटरफेयर ना हो। वेरी गुड, अपनी आज़ादी से हमने फैसले ले सकते हैं। चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया फैजान ने, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, फैजान पे ही जो बनाते थे। फैजान ने कहा कि हमारे कोई फैसले हम ही ले सकते हैं, कोई और उस फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है? तो ऐसे एक दिन फैजान अपने घर पहुंचे। फैजान लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे और फैजान प्रियम्बल पढ़ रहे थे। तो फैजान के पापा ने कहा, फैजान क्या पढ़ रहे हो? बोले दूर हो जाओ। बोले क्या मतलब दूर हो जाओ? बोले मैं संप्रभु हूं, आज के बाद मैं जो चाहे वो करूंगा, जो चाहे वो पढ़ूंगा, जो चाहे वो खाऊंगा। पापा ने कहा अरे वाह ये तो बड़ी बात है, बच्चों बड़े बच्चे जो है भाई वो आजकल बड़े होते हैं, हमारा बेटा संप्रभु हो गया। तो भैया वो मैंने घर के बाहर निकाल दिया ऐसे धकिया करके कि जाओ संप्रभु थोड़ी देर बाहर निकालो, कोई बात नहीं। अब 6 से 7 घंटे बीत गए और फैजान को भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, चार्जर भी फोन का अंदर रह गया। फैजान ने घर वाले को हटाया। पापा बोले अरे संप्रभु तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है, हम तो तुम भैया निश्चिंत हो। तो कहने का मतलब ये है कि तुम लोग संप्रभुता में ऐसे कदम मत उठा लेना। हालांकि संप्रभुता का इन्होंने अर्थ अच्छा बताया। संप्रभुता का सीधा मतलब ये होता है कि जब आप अपने इंटरनल
और एक्सटर्नल किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप आंतरिक और बाह्य। अब आंतरिक का मतलब ये हो गया कि सपोज हमारा देश इंडिया है, तो हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो सरकार चला रहे हैं वो इंडिया के लोग हैं। क्या इंडिया के बाहर कोई ऐसा देश है जो इंडिया को कंट्रोल कर रहा है? आज भी आप किसी को डाउट तो नहीं है ना कि हम लोग कॉलोनी वलोनी है, किसी को डाउट कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से किताबें आएंगी छप करके तभी मिलेंगी हमें अभी। ठीक है, उधर उधर कह रहे हैं। चल, मेरे कहने का मतलब है कि संप्रभुता का अर्थ यही होता है कि हम अपने देश के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे, अपने फैसले लेंगे जब हम पे आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से किसी भी बाहरी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, तब हम सोवरेन कहलाते हैं। सवाल आ गया समझ में? अब समझो दूसरा चीज, क्या भारत सोवरेन है? यस। क्या भारत के लोग सोवरेन है? पीपल। आप सोवरेन हो? बताओ। अगर मैं पूछूं नीरज से कि नीरज आप संप्रभु हैं, मतलब आपके ऊपर कोई इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल है किसी का, तो ये क्या कहेंगे? सोचो, आप लोग सोवरेन हो कि नहीं हो? अग्रणी ने कहा है। अग्रणी आज घर के बाद 7 घंटे आप है हाँ, टाइम इन्होंने सही बताया, टाइम आता है पुराने बच्चे। चल, ठीक है, तुम्हारा मताधिकार। ठीक, जब आप वोट देने जाते हो तो आपसे कोई भी कहते भला भला पार्टी को वोट देना, ठीक है, तो 2000 के वोट पर टिक तो जाते हो। लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं कि फैसला तो तुम्हारा होता है ना। आलू कह रहा सर 2500, ठीक है, आलू 5000 चल रहा मुश्किल। तो फिलहाल ये इस पे नहीं जाओ, इस पे नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। संजय भैया जितना वोट संजय देते हैं। अच्छा, पेट्रोल खरीदा आप नहीं नहीं नहीं, तुम इधर, तुम अखबार मत पढ़ा करो, अमर खबर दैनिक कलेश मत पढ़ा करो। चलो इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि पीपल सोवरेन है। इसे बताने के पीछे आशय होता है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तब आपके ऊपर इंटरनली एक्सटर्नली किसी का कंट्रोल नहीं होता, आप फ्री हो। आपका मतलब है कि हम नोटा दबा के आए, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे के आए। तो क्या लोग सोवरेन है? ये इंटरव्यू चांस क्वेश्चन है, मतलब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। वो लोग बड़ा फिलोसॉफिकल और डीप चले जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि हाँ, देश तो सोवरेन है ही, हम भी सोवरेन। लेकिन एक सवाल जो पिछली बार सार्थक ने पूछा था, जब मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया था कि सर कॉमनवेल्थ से हमारी कोई संधि है, हमारी यूएन से कोई संधि है? सार्थक ने पूछा। अब यही सवाल जो है वो नेहरू जी को पूछा गया। हुआ ये कि जब देश आजाद हुआ, बिल्कुल सही, इधर आ, ये लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ है, कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं लगता नहीं बता रहा। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हम इसके भी सदस्य हैं और हम इसके भी सदस्य हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं यानी यूनाइटेड नेशन के, तो क्या इससे हमारे देश की संप्रभुता पर कोई फर्क पड़ सकता है या कोई फर्क पड़ रहा है? और दूसरा, हम कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का मतलब पता है ना, वो सभी देश जो एक समय पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, तो उन सभी देशों ने आपस में मिलकर कॉमनवेल्थ बना लिया। तो हम उस कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं, तो क्या आपको लगता है कि इससे हमारी सोवरेनिटी या संप्रभुता पर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इसे लगता है नहीं। याद रखना, जब नेहरू जी से कहा गया कि अभी अभी तो देश आजाद हुआ है, ठीक है, और आपने तुरंत ही यूनाइटेड नेशन के अंदर सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया, आपने कॉमनवेल्थ के लिए आवेदन कर दिया, तो अब तो हम इन चीजों का हिस्सा बन गए, अब हम सोवरेन काम है। तब नेहरू जी ने कहा, ये वर्ड लिख लेना, तब नेहरू जी ने कहा कि हम कभी भी ना तो उनके द्वारा बाध्य किए जा सकते हैं, ना हमारे ऊपर ये बाध्यता है कि हमें इनका सदस्य रहना है, इनकी बात माननी है। हम जब चाहे तब छोड़ सकते हैं, इनकी किसी भी रेफरेंस को या किसी बात को चाहे तो माने चाहे ना माने। उन्होंने एक वर्ड बोला था, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट। इसको हिंदी इंग्लिश ना दोनों मिलकर, इसको मैं बोलता हूँ अतिरिक्त विधिक व्यवस्था। ठीक है, अब जो 1773 से पढ़ के यहाँ तक आया उन्हें तो थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी जो आज आए ना वो लोग रेगुलर आएंगे, ना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वैसे प्रियम्बल तो आज ही खत्म कर देंगे, चिंता नहीं। ठीक है, हम किसी भी इंस्टीट्यूशन का, देश का, किसी भी चीज का कोई भी सदस्यता ले लें, तब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पावर दिया है कि हम सोवरेन ही रहेंगे। हम पे किसी और देश का कभी भी अब कब्जा नहीं हो सकता जब तक कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। ठीक है, अब कुछ देश ऐसे हैं जिसमें हम कब्जा करके भी फायदा नहीं, जैसे एक लो आई जो देश है बगल में,
तुम नेपाल नहीं, पाकिस्तान में। माउंट बैटन ने ना जमीन के आधार पे बंटवारा नहीं करा, उसने आईक्यू के आधार पे करा। बोले हाई आईक्यू 100 में से 100 इधर आ जाओ, 100 में से 5 नंबर वाले उधर चले। तो इसलिए उनके देश के अंदर समस्या आ रही है, उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। मानते हो जाती है यार, कह रहे सर चाइना इसका मतलब 150 मत नहीं। ये जो मैं आया सोवरेनिटी, ठीक है, हम यूएन के भाग है, कॉमनवेल्थ के गेम जो भी है होते रहते हैं, सदस्यता है, इससे कोई हमारी सोवरेनिटी फर्क पड़ रहा है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम संप्रभु हैं, हमारे यहाँ जब भी भारत में सरकार बनेगी भारतीय होंगे, बाहर से कोई लाके हम नहीं बैठा देंगे, ठीक है। पता चले कि ट्रम्प साहब यहाँ से चुनाव लड़ लें, अमेरिका जानने के बाद कोई संभव नहीं। अगला वर्ड आता है सोवरेनिटी भाग में, क्या वर्ड लिखा हुआ है बताओ? ठीक है, समाजवादी वर्ड जोड़ा गया था 1976 में, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा वर्ड पढ़ो, क्या लिखा है? कौन सा? धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, वो भी 76 में जोड़ा गया था, उसे छोड़ो। अगला वर्ड पढ़ो। चलो, इसका मतलब बताओ। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेटिक। कौन बताएगा डेमोक्रेटिक क्या होता है? एक एक लाइन में लिखते चलना, जो समझ में आ रहा है। नोट्स में दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। 100 रुपए पीडीएफ बेच रहे हैं। ये सबसे बेकार हो गई यूपीएससी। अच्छा कर साथ में खोलो, लेकिन इससे तो काम नहीं आएगा। पिछले साल तो ये बुक बैन थी इस क्लास में, पता है? मतलब इसे तभी मैं कोई इधर पीछे जाके चक्कर क्यों आ रहा है मुझे? बंद करो भैया, उल्टी आ रही है। इससे तुम बनोगे टाइपिस्ट, कनिष्ठ सहायक, जिसका पेपर कल हुआ है। मैं तो देखना चाह रहा हूँ आईएएस, और तुम हल्के से आईएएस चैम्बर के पीछे सर हम यहाँ हैं, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद ट्रिपल एस का पैड निकाला तो कनिष्ठ सहायक। वैसे कल मैं भी गया था पेपर देने। बंद कर दी किताब, मोबाइल में बोलो उस किताब को लाना ही नहीं है, कभी नहीं लाना है, जीवन में ही नहीं लाना है, बेच दो। चलो आओ आगे बढ़ो ना, क्योंकि पता है क्या उसमें इन सब चीज़ों का आपको मतलब और कंसेप्ट नहीं मिलेगा। आपको ये रट्टा वाली चीज़ें मिल जाएगी, और वो रट्टा वाली चीज़ों से ना, उससे बढ़िया तो आप एनसीईआरटी का एक रट्टा कोर्स ले लो। मतलब ये सभी को पता है, पिछले साल तो बहुत हमने इज्जत रखी थी लूसेंट की, ये हाल की है, ठीक है। इधर आ जाओ इस पर। डेमोक्रेटिक क्या होता है? ये तो पता है भारत लोकतांत्रिक है। क्या व्यवस्था होती है लोकतांत्रिक, बताओ? जैसे घर में आपके 7 लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा है कम है? 6 मान लो, इनके घर में 6 लोग हैं, लौकी की सब्जी बननी है, तो भाई वोट पड़ गया, 4 लोगों ने कह दिया पनीर बनेगा, तो आज सब्जी पनीर ही बनेगी। वो बात अलग की है कि पैसे सब लोग जो है कॉन्ट्री कर लेंगे, इसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। सोचो, बताओ क्या होता है डेमोक्रेटिक? सर, जहाँ पर हमें वोटिंग राइट्स होंगे, हम चूज कर सकते हैं अपने लीडर को। अरे कवर की क्लास है। हाँ, जहाँ पर हम लोग चूज करते हैं कि कौन हमें लीडर लीड करेगा। चलो, डेमोक्रेटिक क्या होता है? साथ में बताओ फटाफट 10 सेकंड। वाह, काली मूवी आ रही है। बताओ क्या भारत लोकतांत्रिक है? अच्छा चलो, अब मजे की एक बात आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है ना, उसे तुम लोग चाहते ही नहीं। चलो 4 बच्चे ले लेते हैं कोई भी, ये है वजाहत, ये ले लेते हैं, अरुण तो आया नहीं था, ये आलोक को ले लेते हैं, ये सार्थक को ले लेते हैं। सार्थक की पार्टी बी से है, एक की एस से है, एक की सी से है, और एक की ए सी। पार्टियां तो सही आई ना। हुआ ये, ध्यान से सुनना, ध्यान से। सार्थक को 45% वोटिंग मिली, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद और जोड़ते हैं, इसको 20 दे देते हैं आलोक को, ठीक है, फिर 20 दे देते हैं, जरा जोड़ो 15 बचा, 15 बचा, हो गया 100 हो गया नहीं? देखो 100 हो गया। अब मुझे ये बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई? सबसे नीचे वाली? अच्छा, पक्का पक्का जीत गई सार्थक वाली, तो सार्थक जीत गई ना। इधर से और कोई? ये अरेंजमेंट समझ में आया? देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी हुई, क्या चीज? चलो जी, आओ वापस आ जाओ।
सबको ये दिख रहा है कि सर सार्थक 45% वोट लाके जीत गए, ये 20 ये तो 15, बहुत ही बड़े बता, ठीक है। उसके बाद अगली बात ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं तो ये जो तीनों हैं, इनको अगर निकाल दो तो देश के 100 में से 45% लोग सिर्फ चाहते हैं कि सार्थक जीते, लेकिन बाकी के 55% लोग ये चाहते हैं कि सार्थक। तो ये डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? यानी सार्थक को उन लोगों ने जिता दिया जो सिर्फ 45% है, जबकि 55% लोग तो चाहते हैं कि सार्थक जीते। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब समझे कि भारत के अंदर ये जो फर्स्ट पोस्ट वाला सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा परसेंटेज में लाती है वो जीत जाती है। मेरी बात ध्यान से समझना, जबकि उसको देश के लोग नहीं भी चाहते हैं। कितने प्रतिशत लोग नहीं चाह रहे हैं? 55%। अब असली खेल तो अब आता है, अब ध्यान से समझना। अब सार्थक को पता चल गया कि भैया कौन कौन से लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। अब सार्थक ने क्या करा, एक दिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव कर दिए, चेंजेस कर दिए, ठीक है। और चेंजेस करने के बाद लिख दिया कि आज से सरकारी नौकरी में जो सिर्फ पर्टिकुलर सरनेम वाले होंगे, मेरे से रिलेटेड, सिर्फ वही आवेदन कर पाएंगे और कोई आवेदन नहीं कर पाएगा। क्या सार्थक ऐसा कर सकते हैं? और क्या नहीं कर सकते? क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, अभी सुप्रीम कोर्ट तक कब पहुंचे? अभी यही कह रहे हैं, बताओ सार्थक कर सकते हो सर? कौन कह रहा नहीं? हाँ इन तीनों को मिलकर सरकार करा दो, 5 साल लगेंगे। 5 साल में तो तुम्हारे बच्चे से कह रहा होगा वोट दोगे तुम? अच्छा तो रिव्यू होके हट जाएगा। लो अब बताओ, कर तो सकते ही हैं, लेकिन रिव्यू तो करेगा ना। रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट और देखेगा कि अपनी पार्टी की सरकार मालूम है, अपनी पार्टी की सरकार बना लो, उससे चुनाव को लड़ोगे, लोगों को पैसे नहीं। समझ गया? अब ध्यान से सुनना, सवाल ये आता है कि सर फिर तो ये कोई भी बदलाव करके, चेंजेस करके, जो लोग माइनॉरिटी में हैं, माइनॉरिटी का मतलब जो लोग हार गए, उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर बना सकते हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं, ये भी तो संभव हो सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ये व्यवस्था को बचाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अरेंजमेंट है, और वो बड़ा प्यारा अरेंजमेंट है, उसे बोलते हैं सीमित सरकार। किसी ने सुना है? इसे बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका सीधा मतलब समझो कि कोई भी सरकार मेजॉरिटी में आने के बाद भी किसी भी माइनॉरिटी को परेशान नहीं कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए चेंजेस करके। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। अगर ऐसा कोई भी वो बिल लेके आएंगे, अधिनियम लेके आएंगे जिससे वो व्यवस्थाएं और परिस्थितियों को पलटने की कोशिश करे, तो जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी उसकी इंटरप्रिटेशन में उसको कैंसिल कर देगी। जाहिर सी बात है, इसी को बोलते हैं सीमित सरकार। यानी जो डेमोक्रेटिक सरकार होती है उसको सीमित सरकार भी बोला जाता है, क्योंकि वो सीमित है संविधान के द्वारा। यानी आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अरेंजमेंट करके दिया है कि डेमोक्रेटिक जो पीपल हैं, और अगर वो किसी देश के अंदर ऐसी सरकार चुन लेते हैं जो सरकार उनके लिए गलत भी साबित हो, तो वो उन वर्ग को नहीं दबा सकती जिन लोगों ने उसको वोट नहीं दिया है। किसी को लिमिटेड गवर्नमेंट करे। सरकार ने अभी दिल्ली सरकार ने फैसला आया था बिल लाके, तो उसकी पलट दिया। हाँ पलट दिया, लेकिन अभी बिल आया, पास नहीं हुआ, एक्ट नहीं बना। तो जैसे डेमोक्रेटिक की परिभाषा क्या होगी? डेमोक्रेटिक की सीधी परिभाषा है, अगर एक लाइन में बोलो तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है वेयर पीपल हैव, वही बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल, तो अब्राहम लिंकन। लेकिन इसके अलावा अगर डेमोक्रेसी आपसे पूछी जाए, वेयर पीपल हैज अ राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इज डेमोक्रेसी। समझ गए आप? बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं। जहाँ पर लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। दोनों चीजें हाँ अब्राहम लिंकन की आप मेंस में डालोगे और ये इंटरव्यू में बोलोगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपको 5 से 6 सेकंड में बात बोलोगे। जितना दायरा फैलाओगे, जैसे अब्राहम लिंकन की परिभाषा बोली तो कहेंगे अब्राहम लिंकन को बढ़ाया कौन थे, अमेरिका के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट, ये चीज तो मतलब की बात हाँ पूछो। डेमोक्रेसी केवल इलेक्शन तक सीमित है? डेमोक्रेसी वैसे तो बहुत बड़ी चीज है साथ में, डेमोक्रेसी की प्रकार होती है। तो अगर पूछा जाता है तो हम केवल इलेक्शन तक का बताएं। उसी की वजह आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही चलती है, और किसी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी ये भी होती है हर तरीके के लोगों को बैठा के रेफरेंडम से कोई चीज पास करा जाए, जैसे स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड में हर बिल में लोगों की वोटिंग होती है पीपल की, जो कि संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का भाग नहीं है, ये भी डेमोक्रेसी है। लेकिन आप इंडियन डेमोक्रेसी में सिर्फ इतना बताएंगे कि यहाँ पे पीपल चूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है सर, बिल्कुल सही बात है। लोगों का, लोगों के द्वारा वोट किसका है? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के द्वारा, वही बात चलो आगे बढ़े। सोवरेन हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। अब एक वर्ड और आता है, उसे भी मैं अलग से बताता हूँ, रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है? पहले भारत में राजा रानी सिस्टम चलता था, ठीक है। कई देशों में आज भी राजा रानी सिस्टम चलता है कि रानी की बेटी रानी, राजा का बेटा राजा, ठीक है। पर अब उल्टा होता जा रहा है। ये जो उल्टा होता जा रहा है, यानी पहले सिस्टम जो चलता था उसे कहते थे मोनार्की। आज भी कई देशों में चलता है, लेकिन हम इंडिया की बात करेंगे। मोनार्की का मतलब होता है भैया राजशाही, और इसका उल्टा अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी के साथ रिपब्लिक को पढ़ा जाता है, क्यों? क्योंकि रिपब्लिक में जरूरी नहीं है कि राजा का ही बेटा बनेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति का मतलब होता है, चाहे फिर वो ई रिक्शा चालक हो, चाहे फिर वो पढ़ा लिखा IAS एग्जाम निकाला हुआ व्यक्ति हो, वो भारत में चुनाव में अपनी भागीदारी तय कर सकता है। खड़े हो जाओ भारत में, रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ, प्रतिनिधि, और अगर आपको वोट देके जिता के संसद तक पहुंचा सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं तो स्टेट असेंबली तक पहुंचा सकते हैं, तो आप नियम बना सकते हो। रिपब्लिक का मतलब सीधी सीधी बात समझो कि इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जो होता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है डेमोक्रेसी फॉर्म करने में, और ये कहीं कंपलसरी नहीं है कि कोई उनका बेटा या बेटी ही बनेंगे। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जब हेड पे भारतीय कोई भी बैठ सकता है, बताइए। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब हम लोग चुनेंगे ऐसे व्यक्ति को जो भारत के अंदर कोई भी हो सकता है, कोई नहीं राजा और रानी का बेटा हो। बताइए बजाय बताओ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है? कोई भी इंसान हो, फकीर से फकीर, गरीब से गरीब, तो बन सकता है। भारत का राष्ट्रपति का, भारत का राष्ट्रपति का, भारत का राष्ट्रपति प्रधान से लेके 8 मेंबर से लेकर राष्ट्रपति। चलो आगे बढ़े। ये तो हो गए भाई ओरिजिनल हमारे जो प्रियम्बल के शब्द थे। अब आते हैं टर्निंग पॉइंट, और अब थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना। उन वर्ड की डेफिनेशन तो तुम लोग पढ़ लोगे कहीं से भी। अब जो वर्ड है उसके पीछे जो चीजें बुक में नहीं दी है, वो सबसे पहला वर्ड आता है सोशलिज्म। सार्थक ने ठीक कहा था कि इसके पीछे वो अपना एजेंडा प्रमोट करना चाह रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है। ये डाला गया था 1976 में। सर कहाँ ऐड करा गया था? प्रस्तावना। अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? सिर्फ एक बार, ठीक है। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ? एक भी बार नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। लूसेंट का ही सवाल था, लूसेंट वाले सोच रहे कहाँ से ना। कोई ये बता सकता है समाजवादी का मतलब क्या होता है? ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर पार्टी फ्रॉम लखनऊ। समाजवादी का मतलब क्या होता है? क्या क्वांटम फिजिक्स? लोगों के सुधार के लिए काम करना। लोगों के सुधार के लिए काम करना। तो फिर समाजवादी का मतलब है जेल। और वो इधर एक्टिविटीज होती है राज्य के अंदर, मतलब राज्य उनको चालित करेगा। वेरी गुड। स्टेट होगा, उसमें स्टेट बॉडी होगा, जिससे कुछ करेगा, सही है। और वो इधर हाँ, समाजवादी क्या होता है? पता किसी को? सोनू समाजवादी मतलब तो बोले सबके सब बिगड़े। चलो मैं भाई बताता हूँ। आप देखो, सवाल ये आता है, इंपॉर्टेंस ये है कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है, क्या इस वर्ड को उन्होंने जानबूझ के नहीं लिखा, या लिखना भूल गए, या फिर जो इंदिरा गवर्नमेंट थी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वो ज्यादा अच्छी साबित हुई? तो सवाल आता है, ध्यान से सुनना, एक अच्छी स्टोरी, ठीक है। सोनू ने एक दिन मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर हमारे यहाँ एक बहुत पीछे जो है नौरमा के पास में एक बाबा हैं सिद्धपुरुष, वो लोगों की आत्माओं से बात कराते थे, आप किसी दिन आइए तो बात करवाइए। मैंने कहा सोनू ये तो बढ़िया पहुँचे, चलो। तो सोनू ने भाई कनेक्ट करवाया मुझे, तो मेरी बात सीधे हुई ग्रेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से, ठीक है। कनेक्ट करते हैं। अब देखो मैं सीधे कहूँगा मैंने फोन मिलाया तो तुम लोग कहोगे सर फोन चलते ही नहीं।
सर जी इंग्लिश मीडियम को हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे हैं सर, तो वही ठीक है घुमा के ले जाना पड़ता है। अब कोई और आगे क्या, अरे पूजा 10 बजे से 5 मिनट पहले आगे पूजा ही सही है। सच्चे विद्यार्थी सदैव शिक्षक के साथ चलते चलो बैठ जाओ। तो भाई सोनू मुझे ले गए, उसके बाद मैंने कहा कि आप मुझे एक बार कनेक्ट करा दो क्योंकि मेरे क्वालिटी में बहुत से डाउट हैं। तो उन्होंने भैया कनेक्ट कराया मुझे, तो मैंने तुरंत बाबा साहब के बैठ हुए, मैंने कहा सर मुझे बस ये बता दीजिए कि वो सोशलिस्ट वर्ड आप क्यों चूक हो गई, इतनी भारी चूक आपसे कैसे हो गई, कैसे आप रह गए और कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में शब्द आ गया। बोले अरे अभिषेक इतनी बात पूछने के लिए अभी आ गया, 50-60 साल बाद डायरेक्ट बैठ के बात होती। तो मैंने कहा चलो। उन्होंने बताया कि जो सोशलिज्म वर्ड था अगर हम 1946 से 1949 के अंदर डाल देते तो उस समय पूरे विश्व में जो ये वर्ड था इसको पॉपुलर करने वाला व्यक्ति था कार्ल, ये बात समझना, कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म का मतलब ये होता था कि एक हाथ ले और एक हाथ दे, मतलब अंबानी से सारा पैसा छीनो और गरीब प्रजा में बांट दो। ये था कार्ल मार्क्स का समाजवाद। तो मैंने कहा सर ये तो बढ़िया था। बोले नहीं ये बढ़िया नहीं था, हमारे पास इंडिया के अंदर अपनी सोशलिज्म की थ्योरी थी, अपना खुद का समाजवाद था जिसे हम बोलते थे गांधीयन समाजवाद, गांधी जी का। तो मैंने कहा सर गांधी जी का क्या था समाजवाद? तो उन्होंने कहा देखो गांधी जी का समाजवाद इतनी बात कहता है कि हम अंबानी से पैसा नहीं छीनेंगे या किसी रिच पर्सन से पैसा छीन के गरीबों में नहीं देंगे, लेकिन हर गरीब बच्चे के लिए या हर गरीब व्यक्ति के लिए परिस्थिति बना देंगे जहां से वो अंबानी बन सकता है। मेरी बात है समझ कि अंबानी की उपाधि में एडमिशन लेके बीए कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। अब वो उस बीए की डिग्री को लेकर के बाद में भैया विदेश निकल जाए, कहीं जाकर के पेट्रोल पंप इंडस्ट्रीज लगा ले, तुम ना लगा पाओगे तो तुम्हारी कमी रहेगी, लेकिन दोनों के लिए समान अपॉर्चुनिटी देना इसे कहलाता था गांधीयन सोशलिज्म। तो मैंने कहा वाह बड़ा ग्रेट बात है। तो बोले अगर अभी से उस समय ना हम संविधान के अंदर ये वर्ड डाल देते प्रियम्बल के अंदर, तो फिर लोग पता है क्या समझते, लोग ये वाला समझते कार्ल मार्क्स वाला, एक हाथ दे एक हाथ ले वाला, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा सही ये कारण था, लेकिन फिर भी सर आप इस बात को लिख करके वहाँ गांधीयन सोशलिज्म भी तो लिख सकते थे। बोले तुझे क्या लगता है कि मैंने लिखा नहीं होगा? मैंने ऐसा कहाँ लिखा है? बोले प्रियम्बल ओपन करो, तुम भी ओपन करो प्रियम्बल, बोलो अपना प्रियम्बल और प्रस्तावना में पढ़ो, ठीक है। प्रियम्बल ओपन है बता प्रियम्बल ओपन करो, सारे लोग शुरू करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे। अब अगर आप लोग प्रियम्बल में आएंगे तो एक शब्द आता है समता, पढ़ते रहो ऊपर से, समता शब्द आएगा इक्वलिटी इंग्लिश वाला, वहां लिखा हुआ है इक्वलिटी अश्योरिंग, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। यानी उन्होंने सोशलिज्म वर्ड को नहीं डाला, इसका मतलब ये था कि वो पहले ही ये वर्ड को कहीं और डिफाइन कर चुके थे प्रियम्बल के अंदर। बात क्लियर? यानी सर क्या ये इंदिरा जी का या इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये थ्योरी थी ये सही थी? नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ जो सार्थक ने कहा पॉलिटिकल ड्रामा था, गरीबी हटाओ। हम तो बैंकों को नेशनलाइज करना चाह रहे हैं, हम तो काला धन रोकना चाह रहे हैं, कांग्रेस कहती थी, और कांग्रेस में ये लोग करते ही नहीं दे रहे हैं। देखो हमने प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया, हम तो समाजवादी बनाना चाह रहे हैं, यानी स्टेट का काम है कि समाज के अंदर खूब सारा धन बांटो, रिसोर्सेज बांटो, लेकिन दूसरी सरकारें हमें करने ही नहीं दे रही, तो ये पॉलिटिकल ड्रामा। सर इसके पीछे कोई प्रमाण दीजिए। तो एक पुस्तक है H.H. श्रीवल, ये रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने इंदिरा गांधी जी की कई बातों को क्रिटिसिज्म किया था, पॉलिटिकल डिबेट से जोड़ के और कई केसेस से जोड़ के। तो इन्होंने अपनी बुक में सब जिक्र किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, तो ये कर एक चीज क्लियर हुई। बताओ भैया क्या सोशलिस्ट वर्ड डालने की आवश्यकता थी? नहीं थी, क्योंकि सोशलिस्ट की परिभाषा अगर उस समय डाल देते अम्बेडकर जी तो क्या निकल के आ रही थी? एक तो कार्ल मार्क्स वाला, एक गांधी जी वाला, और हमारे गांधी जी वाली आइडियोलॉजी हमें उठानी थी जो कि ज़्यादा अच्छी थी, तो इसलिए उन्होंने वो शब्द हटा दिया। लेकिन उस शब्द को डिफाइन कहाँ करा? वो करा उन्होंने जाकर के समता, यानी समानता किसकी भी है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी मेंस में डिफाइन करके, अगर क्वेश्चन आ जाए। अभी तो टाइम काफी है, लास्ट में इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, कैमरा बंद करके। सही है, बड़े खुश पहले पहुंचो, दूसरे आदमी के जज्बातों को मजे लेकर
सर एक सवाल था। हाँ जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे 1991 तक हम समाजवादी रास्ते पे बढ़ा ठीक है। हमारा झुकाव कहाँ था? हाँ इसमें खाली जगह। अब 1991 के बाद हमारा झुकाव कैपिटलिज्म की तरफ जाता है। तो क्या आज भी प्रियम्बल में समाजवादी जो वर्ड है उसका है इसमें सबसे लास्ट में इसका आंसर लिखे गया है। इन्होंने कहा कि हमारे देश में समाजवादी की जो परिभाषा है वो बदल रही है। पहले सेंटर पीपल सेंट्रिक था, मतलब लोगों पे ध्यान दिया जाता था। 1991 onward इकोनॉमी की परिभाषा बदली, पहले सोशलिस्ट आई, आजकल फिर मिक्स हुई, अब लेकिन कैपिटलिस्ट हो गई, यानी पूंजीवादी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो ये बात इनकी सही है, लेकिन मैं बताऊंगा कि हम कुछ क्यों नहीं कर सकते और इसका अर्थ क्या है। ये लास्ट के लिए है, ठीक है। अगला वर्ड क्या है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1976 में डाला, बताओ। पहला वर्ड पोस्टमार्टम कर चुके हैं हम लोग, दूसरा बताओ। चलो स्टोरी सुनोगे, स्टोरी। जो लोग बोर हो रहे हैं कहानी सुनते हैं उससे पहले मैं जरा पानी पी लूँ इससे, ठीक है। आप भी पानी लगे, वो भी पानी पी लो, ऐसे मत देखो, पानी पीकर इंसान नहीं देखो। बंद कर लो बजा, नहीं अकेली स्लाइडें पड़ रही। चलो पानी वानी पीना है, शुरू करें। जावेद यहाँ तक कोई डाउट? पहली क्लास की है, मेरी पहली क्लास की आपके साथ। मेरी तो 10 से लेकर आपकी पहली क्लास में 10 तारीख से, मतलब 10 से आप आ रहे हो, 10 से पहले से आना। मैं 9 के बाद से नहीं आया सर, आप 9 को लास्ट पे एक बार बीच में आया था इंटरव्यू से 2 दिन पहले, 20 को 30 को आया था, नहीं तो चलो। तो आलोक का एग्जांपल ले लेते हैं। आलोक की शादी हुई थी, जब शादी नहीं हुई तो तलाक भी नहीं हुआ होगा, लेकिन आलोक का तलाक करा था, ठीक है। तो आलोक ने, क्योंकि आलोक जो है मिसेस आलोक को नहीं ले जा पाए थे नेपाल सिंगापुर, तो उन्होंने 1 साल के बाद ना इनसे ब्रेकअप परमानेंट वाला कर दिया, मतलब डिवोर्स। तो आलोक ने मुझे फोन करा, बोले सर अब तो जीवन में कुछ नहीं रहा, अब IAS की तैयारी की वजह मिल गई, ठुकरा के मेरा प्यार इंतजाम, ठीक है। मैंने क्या मतलब? बोले सर मैं IAS बनने की पहली दहलीज तक पार कर चुका हूँ। मैंने कहा कैसे आ लो? बोले अब तो सर वजह मिल गई, उसे दिखाना है। तो मैंने कहा किसे दिखाना है? बोले सर अब बाइक को मैं दिखाऊंगा, देख तूने एक IAS को ठुकराया था। मैंने कहा अभी बैठ के फॉर्म आए में भर दो आदमी। उससे पहले मुझे दिखाएंगे कि तुमने जूनियर असिस्टेंट को भी ठुकराया। तो अगर तुम लोग ऐसी भ्रामक जानकारियों के शिकार हो रहे हो तो निकाल दो अपने दिमाग से। IAS किसी को बनने के लिए नहीं दिखाते, IAS बनने के लिए इंटेंट एक सोच होता है। अभी जो डिवोर्स है ना, इसको ध्यान से समझना। सभी लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है, ठीक है, सुना है? पुनर्जागरण। यूरोप कहता है कि मतलब ब्रिटिशर जो है वो ये कहते हैं कि इंडिया में हम आए थे तो हमारे पास श्वेत भारत था, हम लोग वाइट मैन थे, हमारा बर्डन ये था कि हम इंडियंस, जो कि वो कहते थे कि ब्लैक पीपल, और इन ब्लैक पीपल को हम कर्ज मुक्त करेंगे, इनके ऊपर आएंगे, हाथ रखेंगे और ऊपर वाले का नाम लेंगे और ये पाक साफ हो जाएगा, इसलिए इनका सारा खजाना लुट के ले जाएगा, ये खजाने के लायक नहीं। ऐसी थ्योरीज थी। वो मानते थे कि इंडियंस बहुत अंधविश्वासी हैं, जबकि हमसे ज़्यादा मूर्ख और अंधविश्वासी बोलते। कैसे? उनके यहाँ फीमेल्स की जो स्थिति थी ना बड़ा दयनीय थी, वो लोग विचेस का करार दे करके उनको सरेआम जला देते थे। इस तरीके की बहुत सी प्रथाएं उनके यहाँ भी थी। हमारे यहाँ तो थी नो डाउट सती और ये सब प्रथाएं थी, लेकिन उनके यहाँ हमसे भी ज़्यादा दयनीय और खतरनाक प्रथाएं थी। हुआ क्या कि जब पुनर्जागरण आया, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े और लोगों ने ये देखना शुरू करा कि जो चर्च है वो सारी बातें कहता है वो गलत है। एक व्यक्ति था कॉपरनिकस, उसने ये सिद्ध कर दिया था कि सूर्य वही रहता है, सारे प्लेनेट घूमते हैं, उसे फांसी दे दी। इतनी सी बात, क्योंकि चर्च ये कहता था कि भैया सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है, पृथ्वी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उसमें देवी देवता भगवान ईश्वर अल्लाह का वास है। तो ऐसी तो उनकी आइडियोलॉजी थी, उन्होंने फांसी दे दी इतनी सी एक बात पे, जो 6th क्लास के साइंस का चैप्टर है आज की डेट में। अब सुनो मजे की बात, पहले क्या होता था, यूरोप के अंदर 2 तरीके की एंटिटी होती थी। एक तो तुम आज भी बोलते हो स्टेट, जिसे मैं लिख देता हूँ राजा रानी उस वक्त का, और दूसरा था रिलीजन। रिलीजन का मतलब था चर्च। उस समय चर्च और स्टेट दोनों का डिवोर्स हो रखा था। डिवोर्स का मतलब समझते हो? अगर चर्च ने ये कह दिया कि आज दिन है तो भले ही रात है, लेकिन पूरी प्रजा उसको करार देगी दिन का। यानी चर्च वॉज वेरी पावरफुल। चर्च के पास अपनी आर्मी हुआ करती थी, चर्च युद्ध लड़ती थी, और धर्म के नाम पर वो किसी भी व्यक्ति को चौराहे पे क्रूसिफिकेशन कर देते थे, कोई नहीं रोक पाता था। मतलब राजा के फैसले से भी बड़ा चर्च का फैसला हो जाता था। अब जरा ध्यान से सोचो
जब आज़ाद भारत की बात हुई है तो उसमें धर्म आड़े नहीं आया। अब धर्म को किस दृष्टिकोण से देखना है, ये संविधान सभा के सामने परिस्थिति बड़ा दयनीय हो गई। क्योंकि भाई अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ धर्म ऊपर है, वहाँ धर्म के सामने कुछ भी नहीं चलता था। और अगर इंडिया की बात करें, अगर हम धर्म को ऊपर रख देते तो भी समस्या हो जाती। फिर भारत के अंदर सरकारें फेल हो जाती, सरकार काम नहीं कर पाती। सरकार को ऊपर रख देंगे तो धार्मिक भावनाएं आहित हो जाएंगी। तो इसके लिए हमारे ग्रेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तरीका निकाला, उसे समझो बहुत अच्छे। यूरोप के अंदर स्थिति ये है कि स्टेट से ज्यादा रिलीजन पावरफुल है, ये नहीं है। यानी कि रिलीजन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, स्टेट फेल हो जाता है। लेकिन उन्होंने इंडिया के अंदर जो कंसेप्ट बनाया, उन्होंने कंसेप्ट बनाया, ध्यान से समझना। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्टेट और रिलीजन कहने को वर्सेस अलग अलग है, लेकिन जब भी इस रिलीजन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई भी आंच आएगी, तब ये जो स्टेट है ये मोर पावरफुल हो जाएगा और ये रिलीजन को सप्रेस कर सकता है। मैं आपकी बात फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा समझना। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि रिलीजन और राज्य दोनों अलग अलग हैं। सरकार का धर्म से कोई मतलब नहीं होगा, ना ही वो धर्म के लिए कोई ऐसे कार्य करेगी, कोई धार्मिक एक्ट लाएगी, बिल लाएगी, वो बात अलग की है, तो सब देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जो रूल है मैं वो बता कि कोई भी स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन जब भी रिलीजन इस हद तक बढ़ जाएगा कि उससे संवैधानिक नैतिकता पे खतरा आएगा, संविधान पे खतरा आएगा, तब जाकर के स्टेट कोई भी एक्शन ले सकता है। ये बात ध्यान रखना। यानी सर हमारे यहाँ रिलीजन को फ्रीडम तो मिला है, लेकिन अपवाद के साथ, एक्सेप्शन के साथ। एग्जाम्पल, कोविड के समय पे 5 टाइम की नमाज करने से रोक दिया गया था। अब अगर धार्मिक प्रतिष्ठाओं की बात करूं तो तुमको तो किसी की नमाज में इंटरफियर करने के लिए, लेकिन क्योंकि नमाज के लिए लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होंगे तो कोविड बढ़ेगा, तो ऐसे में अनुच्छेद 25 के अंदर प्रावधान है 25(2) का कि अगर लोक शांति, स्वास्थ्य या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो तुम रिलीजियस एक्टिविटी को रोक सकते हो। तो ऐसे में स्टेट क्या हो गया, एक्टिव हो गया, उसने रिलीजियस एक्टिविटीज को रोक लगा दिया। मतलब आया समझ में? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थ्योरी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रिलीजन में इंटरफियरेंस कर सकता है, लेकिन समय आने। जैसे लॉर्ड अयप्पा का मामला था, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल का। अब सबरीमाला एक धार्मिक मामला था कि महिलाओं की एंट्री होगी कि नहीं होगी, मानते हो, लेकिन इसमें क्यों हस्तक्षेप करा कोर्ट ने, सरकारों ने? क्योंकि कोर्ट ने इसलिए हस्तक्षेप करा कि महिलाओं को, पुरुष को हमारे अनुच्छेद 14 में समान अधिकार दे रखे हैं, उसका खंडन हो रहा था। और अगर संविधान के नैतिक यानी आपके जो मौलिक अधिकार है उसका खंडन होगा तो फिर स्टेट आगे आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट आगे आ सकता है। बात आई समझ? ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा सर, फिर भी सारी बात क्लियर हो गई, लेकिन तब भी इन्होंने 76 में ना ये सेक्युलर लिख दिया। इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने तो ये शब्द लिखा नहीं था। मैंने फिर सोनू से बात करी, मैंने कहा भैया दोबारा लेके चलो, 100 रुपये फीस दे देंगे, जुड़वाओ मुझे कनेक्शन करा। तो फिर बात हुई, तब उन्होंने बताया ग्रेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कि बेटा सेक्युलर वर्ड तुम्हें दिखा नहीं, मैंने सेक्युलर वर्ड लिखा था। तो मैंने कहा सर लिखा था, कहाँ लिखा था? बोले वापस से प्रियम्बल ओपन करो। मैंने प्रियम्बल ओपन करा, पढ़ो, लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है लिबर्टी, स्वतंत्रता, थॉट, विचार की, ठीक है, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, बिलीफ, बिलीफ का मतलब ये होगा आपका एक भाव, जो भी हिंदी में दिया हुआ, मैं हिंदी वाला पढ़ दे रहा हूँ, वेरी गुड। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, और एक वर्ड क्या आया? धर्म और उपासना। उपासना का मतलब भी पूजा होता है और धर्म की बात हुई। तो यानी कि हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो भी जो संशोधन था वो फेल। इंदिरा जी ने इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव लाई थी। बात आई समझता? क्लियर हुआ? क्योंकि अम्बेडकर जी ने पहले ही शब्द की व्याख्या कर दी थी, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष शब्द डालने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर हो गया? अगला वर्ड पढ़ो, क्या लिखा है? इंटीग्रिटी। अमेंडमेंट लेके आए थे वाला। चलो, एक शब्द और उन्होंने ऐड किया था जिसका मतलब था इंटीग्रिटी, अखंडता। ठीक है, अब ये आप खुद बताओ कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है? किसी को याद है संविधान अनुच्छेद 1 क्या कहता है? उसकी लाइन पढ़ोगे, इंडिया, भारत, दैट इज यूनियन, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। जब आर्टिकल 1 में खुद ही ये बात लिखी हुई है कि भारत भैया समस्त राज्यों का एक होगा, एकीकृत होगा और भारत कहलाया जाएगा, तो फिर तुम्हें इंटीग्रिटी शब्द लिखने की आवश्यकता ही क्या?
बात आई समझ में? फिर भी इसे प्रियम्बल में लिखा गया। वर्ड है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। तो बंधुत्व का मतलब क्या है? सब भाईचारे से रहो, एक रहो। बात आई समझ में? यानी हमारे यहाँ लैंड फिजिकल के भी बारे में दर्शाया अनुच्छेद 1 में जो सार्थक ने कहा, और भाईचारा बंधुत्व भी दर्शाया गया है प्रियम्बल के अंदर। हेंस उन्होंने जो तीनों शब्द डाले थे 1976 में, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था, लोगों के बीच में दिखाने के लिए कि पुरानी सरकारें धर्म पे बात नहीं करती थी। मैं तुम्हारा धर्म जिंदा रखूँ, मैं तुम्हारे धर्म को लेकर चलूँगी, ठीक है। ही इज लाइक सेकंड सीएम ऑफ यूपी, ठीक है। देखिए छोड़ो तो लोग जो भी हैं। तो हाँ मुझे एक कर लो। चलिए, जैसे कि हमारा भारत अभी भी अपनी भारत, हाँ हमारा भारत अभी भी अखंड भारत नहीं है। अखंड भारत की परिभाषा बड़ी खतरनाक है। तो मैम लाओस, कंबोडिया सब ले आएंगे, सिंगापुर सब हमारे संघ वाली परिभाषा। हाँ जैसे कुछ लेकिन ये कह सकते हो पाकिस्तान अभिन्न अंग है। नहीं, लेकिन ऐसा हटाया तो नहीं गया ना बाकी सरकारों के द्वारा, तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं। कर सकते हो, वो सही बात है। मतलब हाँ कि एक मतलब सोच क्लियर हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। सार्थक ये चल रहा है, रिश्ता खत्म है पर नंबर डिलीट होता है ना सर? चलो समझ गए तुम लोग ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 5 मिनट लेक्चर का कंसेप्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो प्रियम्बल है, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ा, प्रस्तावना बड़ा अच्छे से समझिएगा। क्या ये अंग यानी कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? बताओ यस और बजान तो ठीक है सर, समझो। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? बताओ क्या लगता है? बोले सर, बताया ही नहीं बड़े वाले भैया। क्या लगता है? अच्छा तुम्हारे लेक्चर में आप क्या लगता है? नो यस नो, केबीसी में ये ऑप्शन होता है। यस और नो करोगे सब करोगे आर्टिकल ये था 368 से तो हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट का आर्टिकल है। ये सब करना बात ही है, उसमें क्या क्या नहीं ठीक है ना नहीं पार्ट है। अच्छा पहले ये पूछा कि गाइड था, चलो याद करो दिवस है, समझ गए? चलो हाँ क्या लगता है? क्या लिखा है? बिस्किट कैन बी ईटिंग बॉयज। हाँ भैया बताओ, प्रियम्बल अंग है कि नहीं? तुम्हारे जैसे फेफड़े लीवर हृदय शरीर का भाग है, क्या तुम्हें लगता है प्रियम्बल भाग है संविधान का कि नहीं? सर इसमें दो केस हुए थे, बेलूबाई का और एक केस। हाँ पुराने नोट्स खोलो। बेलूवाली विवाद था क्या? अब देखो इतना जटिल सवाल जो है ना, इसे सॉल्व करने में 13 साल लग जाए और तुम लोग 13 सेकंड में नहीं बता पाओगे उत्तर। मैं तुम्हें लेके चलूंगा, मैं पढ़ के आया। तो उसका मतलब ये था, अभ्यास होता ये है कि हमारा देश पूरी तरीके से डिवाइड हो गया था। अब बात आती है 1958 की, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर थे और लो आईक्यू नेशन में थे नून, ठीक है। अब स्टोरी टाइम है, बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट स्टोरी ऑफ द डे, ठीक है। आप भी इधर सब अटेंटिव हो जाओ, पीछे जो जमाई है वो भी, ठीक है। मुझे पता है नहीं सोए हो, इंस्टाग्राम पर होता है और कहाँ तुम लोग पढ़ते आईएएस के स्टेटस तो लगा लोगे, लेकिन अपने स्टेटस में आईएएस नहीं लगा तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात। मेरी रैंक पर आनी चाहिए, नहीं आई तो पापी हो जाओगे। चलो आगे, अब यहाँ से सुना। 1958 के अंदर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर थे नून, ठीक है, और इंडिया के अंदर थे नेहरू जी। इनकी दोस्ती बड़ा फेमस थी और इनकी दोस्ती कैसे केस में बदल जाएगी, बड़ा ध्यान से समझना। होता ये कि नेहरू जी को नून अपने यहाँ चाय पे बुलाते हैं, दावत में, बड़े लोग, भैया लाहौर में चाय चल रही होती है बढ़िया बैठ करके, और नून ये कहते हैं कि बताइए वहाँ ताज, तो वो भी कहते हैं हाँ मजा आ गया। कहते हैं नेहरू जी एक आपसे रिक्वेस्ट है, तो नेहरू साहब जो है वो बड़े कह सकते हो बड़े दिल के इंसान होते, कहते हैं हाँ भाई बताओ। बोले सर एक वेस्ट बंगाल की सीमा के पास है ना एक चौकी पड़ती है, उसका नाम है थाना नंबर 12 और प्रांत का नाम है जलईपुरी। हाँ जलईपुरी जो भी है। उन्होंने कहा ना सर ये हिस्सा हमें दे दीजिए, तो उन्होंने कहा तीसरी बात, अच्छा ये हिस्सा उन्होंने क्यों मांगा, इसके पीछे लॉजिक भी था, क्योंकि जब रेड क्लिफ आया था
तो उसने सिर्फ अपने ऑफिस पे ना ऐसे करके इंडिया का नक्शा बनाया था पूरा ऐसे करके, और ऐसे वो आराम से ऐसे zigzag करके नक्शा बना लिया। वो कभी ग्राउंड पे गया ही नहीं बैठ के देखने के लिए। तो उसने जब इंडिया और पाकिस्तान की जब बाउंड्री का डिवीजन करा, उस गधे थे, सॉरी उस बड़े गधे थे ना, तो उसके बाद जो है वो डिवीजन जो है वो करने में असफल रहा, और उसने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाने की जगह बस ऐसे लाइनें खींच दी। तो इस वजह से बहुत सी हमारी जो टेरिटरी थी वो पाकिस्तान के पास चली गई, और पाकिस्तान से टेरिटरी हमारे पास आ गई। तो यही नून ने कहा कि भैया कुछ हिस्सा हमारा जो है वो हमें आप वापस कर दीजिए। तो नेहरू जी ने कहा बस इतनी सी बात, समझो हो गया काम, तुमने हमें चाय पे बुलाया और बढ़िया सब तुम्हारा पाकिस्तान देखा हमने, अब हम जा रहे हैं भारत, और भारत जाते ही लैंड करते ही तुम्हारी जमीन तुम्हारी बात खत्म हो गई। अब नेहरू और नून तो भैया 1958 में समझौता करके चले आए, लेकिन जब जिस दिन नेहरू जी ने एयरपोर्ट पे लैंड किया तो सारे के सारे मिनिस्टर जो है वो एयरपोर्ट पे, न्यूज मीडिया एयरपोर्ट पे, बड़े बड़े संविधान चिंतक वकील सब एयरपोर्ट पे। तो नेहरू जी ने सोचा मैं इतना पॉपुलर हो गया, मेरी पॉपुलरिटी के लिए आए? नहीं, सब क्रिटिसाइज करने आए। क्यों? सबने कहा नेहरू जी आप वो काम करके आ गए हो जो काम संभव ही नहीं है। बोले क्या मतलब? तब लोगों ने समझाया कि देखिए हमारे पास, उन्होंने समझाया कि हमारे पास एक आर्टिकल 3 में सब 3 बातें हैं। हम किसी से प्रांत ले सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हम भारत का कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। बात आई समझ में? विवाद अनुच्छेद 3 का हुआ। अब नेहरू जी ने कहा यार तुम लोग कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आदमी हूँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश का, और प्रियम्बल ने मुझे राइट दिया है कि मैं अपने देश के लिए कोई भी फैसला ले सकता हूँ। तुम लोग बात कर रहे हो, हटाओ, मैं भाई ग्रेट हूँ, लोगों ने मुझे इलेक्ट करा है, लोगों ने मुझे प्रतिनिधि चुना है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट है, मैं ये फैसला ले आया हूँ, मैं तो ये करूँगा। अब हुआ क्या कि उस समय पे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्हें ये मामला थोड़ा सा चुभ गया। उन्हें ये लगा कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए ये पूरा मामला जो है ये रेफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो उसी केस का नाम पड़ा बेरूबारी केस। ये जो री है ना, री, इसको बोलते हैं रेफरेंस, और ये जो रेफरेंस होता है ये आर्टिकल 143 में दिया हुआ होता है। इसमें प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि प्रेसिडेंट कोई भी संवैधानिक, क्रिमिनल, सिविल किसी भी प्रकार की सलाह या मामले को भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होता है। ये भी सवाल सार्थक ने पिछले साल पूछा था, तब मैंने सार्थक को इतना लंबा ज्ञान दिया था पहले मोदी वर्ष की वही दिन सार्थक सिनेमेटोग्राफी की बात हुई थी, पूरा याद। हाँ भैया जिनके नंबर डिलीट हो गया, चलो बराबर। तो ये जो री लगा ना, री, ये समझ के याद रखना, ये री उन्हीं केसेस का लगता है जो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में भेजे जाते हैं आर्टिकल 143 में। ये बात जुडिशरी वालों को पता होनी चाहिए, आईएएस वालों को पता हो सकती है। उसके बाद जब ये बेरूबेरी केस गया ना, तो बेरूबेरी केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी क्लियर कट बात कह दी कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी नेहरू जी कोई भी भूमि को दूसरे देश को नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा संविधान में कहीं लिखा ही नहीं। अब भैया सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि तुम्हारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ही नहीं, और भूमि जो है वो नेहरू जी दे भी नहीं सकते हैं। अब बड़ा मामला, दिमाग खराब हुआ। तब नेहरू जी ने हमारे संविधान के अंदर एक संशोधन करा जिसे बोलते हैं 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये करा गया 1960 में। समझ लो ना कनेक्टिविटी, ठीक है। और ये 1960 में करने के बाद बेरूबारी इलाका पाकिस्तान को दे दिया। बात आई समझ में? वही चली वाला थाना संख्या 12। तो कैसे दिया? आपको ये पता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि कोई भी फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो अपने नए नियम बहुमत से पास करा के वैसा कर सकती है। यही देखने को मिला है तुम्हें दिल्ली में, दिल्ली सर्विसेज बिल में क्या हो रहा है, और अभी LG बना जो सीएम चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, यही सब तो हो रहा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो बिल ले आते हैं, और बिल लाने के बाद उसको पास करा लेते हैं, और संसद के पास ये शक्ति है कि हम जो बिल ला करके अधिनियम बना के ले गए तो फिर कोई शक्ति उसको कैंसिल नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देती रहेगी, जब देती रहेगी, अभी फिलहाल के काम हो जाएगा। तो इन्होंने नवा संविधान संशोधन ला करके वो जो एरिया था वो उनको दे दिया। अब ध्यान से सुनना, अब आता है इंटरेस्टिंग मोड। ये क्लियर हुआ नेहरू नून? क्यों भैया नेहरू नून क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं, ये 2/3 मेजॉरिटी
ये सिंपल 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 क्योंकि आर्टिकल 3 के अंदर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में तो ऐसा किया बाद में फिक्सेशन कर दिया, फिर उस समय नहीं था, उसने सिंपल ही लिखा है। चलो फिर आगे जाओ। उसके बाद ये हुआ, अब ध्यान से सुनना, एक केस आया 13 साल बाद यानी 1973 में, 1973 में, जिसे बोलते हैं केशवानंद भारती केस। ठीक है, इसमें 13 जजेस एक साथ बैठे थे, तो आज जो आज तक किसी मामले में नहीं बैठे, 9 बैठे हैं, 7 बैठे हैं, लेकिन 13 जजेस कभी भी अभी तक एक साथ बैठे ही नहीं। इसको एलिफेंटाइन बोला जाता है, यानी मतलब हाथी टाइप शरीर वाला केस, क्योंकि इस केसेस में 13 जजों ने अपनी राय लिख के दी। ठीक है, अब इस केस में जब वर्डिक्ट आया यानी फैसला आया, तो जो नेहरू जी 13 साल पहले कह रहे थे कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और मैं प्रियम्बल के चलते दे सकता हूं, तो वो बात सत्य थी, क्योंकि केशव नंदा मामले में कह दिया गया कि हाँ प्रियम्बल अभिन्न अंग है, तुम प्रियम्बल के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, लेकिन वो भी एक नई सिद्धांत निकल के आई जिसे मूल ढांचा बोलते हैं। वो हम आगामी लेक्चर्स में समझेंगे कि डॉक्ट्राइन क्या होता है, लेकिन इतनी बात सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बोल दी कि भैया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और यही बात तो नेहरू जी 13 साल पहले कह रहे थे 1960 में। अगर तब बेरूवारी केस में सुप्रीम कोर्ट कह देता कि भैया अभिन्न अंग है, तो तुम्हें नमा संविधान संशोधन याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं बात आई समझ में। तो केशव नंदा भारती अभी लेटेस्ट जो केस है वो एक और भी केस है, उसको बोलते हैं LIC केस 1995। इसमें भी यही बात बोल दी कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात आई समझ में? यहां तक कोई डाउट हो पूछो, अभी लेक्चर खत्म होने में 5 मिनट है। कोई डाउट यहाँ पर? बेरूवारी केस में बताया गया था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है संविधान का, लेकिन केशव नंदा ने क्या बोल दिया है, यानी नेहरू जी वॉज टेक्निकली राइट, नेहरू जी ठीक कह रहे हैं। बेचारे नेहरू जी को संवैधानिक अधिकार देकर नेहरू जी की कटघरे में खड़ा कराते हैं। लूसेंट दिया है लूसेंट वालों, और बड़ो लूसेंट हमने पढ़ी लूसेंट 2 साल, अभी उम्र हो गई हमारी 28, पिछले बैच में कितनी बताई, 28 की बताई, 29। हाँ 29 यार 37 साल की तैयारी करने में कैसा लगता है तुम्हें? बताइए जल्दी में कंपनी को क्या करा 50 में तो अपने वाले लिस्ट में फिल्टर करेंगे, टीचर वाले को हमारा वीडियो रखेंगे। चलो अब एक लास्ट चीज जो प्रियम्बल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आलोक पे भी एग्जांपल बना लिया। चलो सोनाली का क्या नाम था आपका? सोनाली नाम था। चलो सोनाली ने एक दिन क्लास में खड़े होकर कहा कि सर अभी कोई इंपॉर्टेंट चीज, ये सर जिस्ट है, जिस्ट खत्म, ठीक है। सोनाली ने कहा सर आपने प्रियम्बल पढ़ाया, आपने हमें सिखाया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सर मैं तो देख रही हूँ देश में कहीं भी इक्वलिटी है ही नहीं, देश में कहीं भी डेमोक्रेसी बची ही नहीं, देश में सोवरेनिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। आज कुछ अमीर वर्ग जो है वो देश को चला रहा है, जैसे इन्होंने कैपिटलिस्ट में कहा। और दूसरी बात सोनाली ने बोली सर मुझे तो लगता है कि पूरे के प्रियम्बल के अंदर जो भी उद्देश्य थे, जो भी नेचर था, उसके अनुसार तो देश चल ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा आप क्या करोगी तुम सोनाली? तो सोनाली ने कहा सर मेरे पास ना 2 आर्टिकल हैं, एक है 32, ठीक है ना, 32 और एक 226, ठीक है ना, पता है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। सोनाली ने कहा सर अब सुप्रीम कोर्ट पे ही मेरा विश्वास है, अब वही न्याय करेगा और मैं सुप्रीम कोर्ट के पास प्रियम्बल को लेके जाऊंगी और कहूंगी जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है वो आज 2023 दिनांक 1 सितंबर को लागू करवाओ, देश में वैसा होना चाहिए। तो मैंने कहा तुम्हारी सारी बातें ठीक है सोनाली, लेकिन तुम्हें ना एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 कहता है कि तुम्हारा देश प्रियम्बल के हिसाब से चले या ना चले, प्रियम्बल की कोई बात की पूर्ति हो या ना हो, तुम कभी भी कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि देश में प्रियम्बल फॉलो नहीं हो रहा है। बात आई समझ में या नहीं आई? यानी सर प्रियम्बल इज नॉन एनफोर्सेबल, नॉन जस्टिसिएबल, यानी ये गैर न्यायोचित है, इसको लेकर के तुम संविधान में केस करने नहीं जा सकते कि हमारे देश में फ्रेटर्निटी फॉलो नहीं हो रही, हमारे देश में सोवरेनिटी खत्म हो रही है। वो तुम और आर्टिकल्स के माध्यम से जाओ, फंडामेंटल राइट्स पे जाओ, लेकिन तुम कभी प्रियम्बल उठा करके नहीं पहुंच जाओगे कोर्ट में कि हमें इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है,
सोनू गया और मैं भी गया, तो सोनू को सर 30% डिस्काउंट दे दिया जान पहचान से, मुझे नहीं दिया। उल्टा सर सोनू से बड़ा प्यार से बात हो रही थी, तो सर प्रियम्बल लेके जाओ, पता चला दुकान पे सोनू काम कर चुके। समझे बात को? यानी कि पूरा प्रियम्बल पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि प्रियम्बल को लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते। समझी सोनाली? तभी तुरंत ही कोर्ट कहेगा कहाँ से पढ़े हो, तुम्हें इतना नहीं पता, अनुच्छेद 37 पढ़ो जा करके, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इट इज नॉट। आज जल्दी आज क्लास अभी शुरू हुई है, खत्म कहाँ हुई? तो हमने जाना लवड़िया और कछारी मिट्टी जो है उसमें कछुए बहुत रहते हैं। कछुए आमतौर पर सुस्त होते हैं, 10:30 के हिसाब से ही आते हैं। कई कछुए बहुत तेज होते हैं, 9 बजे से पहले आते हैं। आमतौर पे कछुए जो है वो एंटार्क्टिका के पास नहीं पाए जाते। अरे कोई बात नहीं, आप आज ही आइए। नहीं सर, मुझे मैं वो वाली क्लास नीट के लिए, इसके लिए अच्छा आपकी क्लास लेकर नहीं मेरी क्लास, मेरी क्लास आज आपने लिया आज तक नहीं? सर लेट हो गई। अच्छा सिंपल सी बात है। अरे आप तो जानती हो हमारी आदत ही रोस्ट करने की है। हाँ तो भैया बंद कर दो कैमरा बंद।